Hello everybody, welcome to KSR Tani Education. In this video, we are going to discuss chapter 12 of class 12 OCM Gujarat board we are continuing right now. This is the last chapter of this book. इस book का end होने वाला है हमारे इस playlist में. चैप्टर 12 का हमारा नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट और अगर आप प्रीवियस 11 चैप्टर्स का सुनना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड लाइन टू लाइन मैंने रखा हुआ है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो मैं डाल दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल होपफुली आपको कोई हेल्प ज़रूर मिल जाएगी यहाँ से एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए कंटेंट आपको लगे कि यूज़फुल है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चलिए तो शुरू करें इस चैप्टर को तो चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट इसमें आप लोग ये जानेंगे कि हमारे कंट्री में जो बिजनेस पहले से चलते आ रहा है जब पहले था तब क्या था और जो अब है तब क्या है और उसमें जो जो चेंजेस आए उन चेंजेस के कौन जिम्मेदार हैं कैसे वो चेंजेस हमने लाए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उन सब चेंजेस को लाने में हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे इंट्रोडक्शन की बात करें तो हर बिजनेस जो है वो अलग अलग सोसाइटी के वेरिएबल फैक्टर से जो है जुड़ा हुआ है एग्जाम्पल है इकोनॉमिक सोशल कल्चरल टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल लीगल या कंज्यूमर्स के ग्रुप कॉम्पिटिटर के ग्रुप सप्लायर्स जो रॉ मटेरियल्स के होते हैं या एम्प्लॉयज तो हर बिजनेस में ये सारे एस्पेक्ट्स होते ही होते हैं मान लो कोई बिजनेस है जो प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहा है कंज्यूमर्स को वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है वो दूसरों से रॉ मटेरियल्स भी खरीद रहा है वो दूसरों को compete भी कर रहा है उनके साथ वो कंपटीशन में भी है इसीलिए कोई भी बिजनेस जो है सोसाइटी के सिवा ऑपरेट नहीं कर सकता उस बिजनेस को सोसाइटी का होना ज़रूरी है बहुत से ऐसे आसपास के फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उसी फैक्टर्स के कलेक्शन को उसके ग्रुप को अपने बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एक चीज जो बिजनेस के लिए एकदम सच है कि ये एकदम अनसर्टेन है यानी यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट आप प्रेडिक्ट भी कर लोगे तो जरूरी नहीं कि वो हो गए और यहाँ पर तीन ऐसे बिजनेस यूनिट्स उन्होंने बताए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से तीन उन्होंने बताए हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस पहला है कि जो एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले ही मतलब वो देख लेते हैं कि पहले ही क्या चेंजेस आने वाले हैं और वो चेंजेस लेकर के आ भी जाते हैं मतलब दे आर रेडी फॉर द अपकमिंग सिचुएशंस दूसरा जो अभी की एनवायरमेंटल सिचुएशंस हैं उस हिसाब से अपने आप को बदलते हैं और तीसरा जो अभी वाले एनवायरनमेंट में भी खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते ये तीन पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं आपके बिजनेस के इनके हिसाब से मीनिंग देखें तो इकोनॉमिक सोशल कल्चरल टेक्नोलॉजिकल और लीगल सारे फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं यानी जो पैसे के मामले हैं लोगों के मामले सोशल मतलब पीपल कल्चरल यानी उनकी सोच क्या है क्या वो सोचते हैं टेक्नोलॉजी क्या है आपके उधर और आपके इधर गवर्नमेंट का क्या रोल है ये सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट में आती हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं आपके बिजनेस से जुड़े हुए एग्जाम्पल है आपका कंज्यूमर एम्प्लॉय कॉम्पिटिटर सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल देता है ये सब भी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको न्यू चैलेंजेस भी मिलेंगे और न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे ठीक है कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डिसीजन का पूरे बिजनेस एक्टिविटी पे असर पड़ेगा और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी एंटरप्रेन्योर के फर्म के मैनेजर के इंडस्ट्री के हाथ में या कंट्रोल में नहीं भी होते तो ऐसे में आपको उन ऑब्स्टैकल्स को या उन सारी चीज़ों को जो रुकावटें हैं कैसे आप उनसे लड़ोगे कैसे उनको आप पार पहुंचाओगे ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आती हैं आपको आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है यानी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से एडजस्ट करके चलना है जो कंटिन्यूस चेंज है सिचुएशन में हमारे कंट्री में पॉलिसी भी चेंज होती रहती है यानी हमारे इधर कोई भी चीज़ एकदम कांस्टेंट नहीं है इट विल कीप ऑन मूविंग इट विल कीप ऑन चेंजिंग तो इस हिसाब से आपकी पॉलिसी भी चेंज होनी चाहिए और इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट बार बार बदल रहा है क्योंकि उसके फैक्टर्स बदल रहे हैं फिर चाहे वो डायरेक्टली बदल रहे हों या इनडायरेक्टली बदल रहे हों ये मैनेजर के लिए बड़ी ज़रूरी बात है इम्परेटिव है कि वो ऐसे फैक्टर्स पे ध्यान दे और मैनेजमेंट को उस हिसाब से वो चेंज करे बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो किसी रुकावट को का भी सामना कर सकता है और किसी अपॉर्चुनिटी का यानी किसी
रुकावट का भी आपको सामना होगा तो किसी मौके का भी सामना होगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये जो रुकावटें हैं और ये जो मौके हैं, आप कैसे इनसे डील करते हैं। रुकावटें जो हैं वो किस वजह से आती हैं, तो इकोनॉमिक कंडीशंस, रिचुअल्स, हैबिट्स, गवर्नमेंट के कंट्रोल्स, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी या ट्रेंड एम्प्लॉयज की अवेलेबिलिटी, इन सारी चीज़ों से रुकावटें आ सकती हैं। एग्जाम्पल है कि पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हो गया है इंडिया में, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ कम है चाइना के मुकाबले, तो ये एक रुकावट है, ऑब्स्टेकल है। हाउ यू आर टैकलिंग इट, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पेज पे आए, इसके सिवा बात करें तो एक कंटिन्यूस राइज है डिमांड में, किसकी, एयर कंडीशनर की। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का इकोनॉमिक स्टेटस अब अच्छा हो गया, कंज्यूमर्स रिच हो गए हैं और उनकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। तो इसलिए जो आपकी डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अलग अलग मॉडल्स एसी के हमारे इंडियन मार्केट में ला रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं आपके सामने, एक रास्ता खुल रहा है कि कैसे आप और पैसे कमा सकते हैं, मौका मिल रहा है आपको। और इससे ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कंटिन्यूस रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो रहा है। चलो इसका इम्पोर्टेंस देखें तो सबसे पहला है एडवांटेज ऑफ अर्ली एंट्री। तो एडवांटेज ऑफ अर्ली एंट्री में वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए या उसके अपॉर्चुनिटीज या उसमें क्या क्या रुकावटें हैं, ये सब समझने के लिए आपको प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना या इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। पॉसिबिलिटी है कि आपका जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, वो आपसे पहले ही प्रॉफिट अर्न कर जाएं या उनका प्रॉफिट हो ना या आपका हो जाए, जो भी सिचुएशन है। लेकिन ऐसा आपको करना पड़ेगा, आपको न्यू एक प्रोडक्ट जो है मार्केट में लाना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल है कि टू व्हीलर मार्केट में पहले सिर्फ और सिर्फ स्कूटर बिकते थे। अब और उस टाइम पर मोटरसाइकिल का जो सेल था वो एकदम जीरो था या नेग्लिजिबल था। साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ऐसा सोचा या फोरकास्ट किया कि डिमांड जो मोटरसाइकिल्स की है वो फ्यूचर में इंक्रीज होगी, और इसीलिए उन्होंने एक फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया टेक्नोलॉजी के साथ लिए, और मोटरसाइकिल को उन्होंने फेमस बनाया, पॉपुलर बनाया। आज के ज़माने में भी हम देखें तो ज़्यादा कोलैबोरेशंस का इतना ज़्यादा वो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा उसी कंपनी की बिकती हैं जिन्होंने सबसे पहले ये फोरकास्ट किया और बनाया और बेच भी दिया। नेक्स्ट आता है सेंसिटिविटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी बहुत सेंसिटिव हो गई है इन फैक्टर्स को लेकर के। प्रॉफिट उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, और जब तक वो कांस्टेंट स्टडी ऑफ फैक्टर्स नहीं कर लेते, जैसे जैसे मतलब वो स्टडी करते हैं कि भाई कैसे कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं। एग्जांपल एक यूनिट है जो कैमरा मार्केट को डोमिनेट कर रहा था इंडिया में बहुत सालों तक। डोमिनेट मतलब सबसे ज्यादा उसी की कैमरास बिकती थी। उन्होंने प्रिंटर और कॉपियर मशीन को भी बनाना शुरू कर दिया, और इससे उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पहले रिसर्च करना चाहिए किस फैक्टर से आपको कैसा इफेक्ट होगा। थर्ड पॉइंट जो आते हैं वो है ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। ये बिजनेस में ही नहीं, हमारे रियल लाइफ में भी होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो अगर आप टाइम पे ग्रैब करें तो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है, और इसीलिए एनवायरनमेंट की समझ होना बड़ा ज़रूरी है। एग्जाम्पल है कि इंटरनेशनल मार्केट में कंटिन्यूसली पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और इसीलिए फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, यानी जिन व्हीकल्स में फ्यूल डलता है, पेट्रोल और डीजल चलता है, इनका डिमांड भी बढ़ रहा है। बहुत से प्रोड्यूसर्स ने अब जो है स्टील यूज करना बंद कर दिया व्हीकल्स में। इसके जगह वो लाइट वेट या टफ फाइबर मटेरियल यूज करते हैं, यानी बहुत हल्के वजन का फाइबर मटेरियल वो यूज करते हैं, तो इससे उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ गई है। सिंपल बात है, अगर मेरी कंपनी है, मैं गाड़ियां बनाती हूँ, मैं स्टील डालूंगी उसमें तो मुझे महंगा पड़ेगा, या मैं फाइबर मटेरियल डालूंगी तो महंगा पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन जो है मेरे लिए सस्ता है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, वो है आपका आइडेंटिफाइंग डेंजर्स, यानी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बदलते रहता है। कंज्यूमर्स आपके सारे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करें जरूरी नहीं है, वो कुछ को रिजेक्ट भी कर देंगे। ऐसे सारे डेंजर्स अगर आप पहले ही जान जाते हैं तो चेंजेस आप पहले ही कर पाएंगे। एग्जाम्पल है कि रेडियो जो है शुरू में पॉपुलर था, लेकिन जैसे जैसे टेलीविजन आ गया रेडियो को अब कोई नहीं सुनता। बाद में रेडियो वालों ने अपनी सर्विसेज चेंज कर दी। कैसे?
एफएम को ला करके, एफएम का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उन्होंने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दिए, बैंड्स दिए, हर बैंड में एक अलग आरजे यानी रेडियो जॉकी होता है या एक एमजे होता है यानी म्यूजिक जॉकी होता है। उनका स्टाइल जो है पहले वाले पैटर्न्स, जैसे वो पहले दूरदर्शन पे समाचार सुनाते थे उसके से एकदम इनका स्टाइल अलग है। तो इससे फिर से वापस रेडियोस का पॉपुलैरिटी होने लगा है। डेंजर को आप आइडेंटिफाई करिए और उससे ओवरकम करिए, कहने का मतलब ये। फिफ्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन पॉलिसी डिसीजन। बिजनेसमैन को अगर वो ये देख रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आए तो उसको अपने डिसीजंस बदलने पड़ेंगे, है ना। और अगर वो बदलेगा तो ही वो सही अच्छी सिचुएशन में पहुंच पाएगा। एग्जाम्पल है इंश्योरेंस बिजनेस हमारे इंडिया का, उसमें लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों आते हैं आज। इंडिपेंडेंस के बाद इंश्योरेंस जो है वो नेशनलाइज हुआ था और 1991 के बाद चेंज लाया उन्होंने फिनेंशियल पॉलिसी में, और उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को भी इंश्योरेंस में आने दिया। ठीक है, लेकिन बाद में प्राइवेट इंडियन जो इंश्योरेंस कंपनीज थी और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था मल्टी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का, वो भी आने लगा। यानी पहले एलआईसी सिर्फ क्या था, हमारे गवर्नमेंट का था। फिर 1991 में जब एलपीजी आया तो उन्होंने प्राइवेट लोगों को भी इंश्योरेंस में आने दिया। फिर धीरे धीरे समय और बदलने लगा तो इंटरनेशनल लोगों को भी इंश्योरेंस में आने दिया। इससे क्या होता है कि आपके इंश्योरेंस में अलग अलग बिजनेस हाउसेस ने काम करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के बिजनेस को ही ध्यान देती है, इसमें कौन काम कर रहा है कैसे कर रहा है ये उनको ध्यान में नहीं होता। तो पहले उन्होंने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज बनवाई, अब उन्होंने मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज को भी पार्टनर बना लिया। इससे उन्होंने क्या किया है कि इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसको डेवलप करने में बड़ा सहयोग दिया है। सिक्स्थ पॉइंट है वो है आपका कंटिन्यूस स्टडी। यहाँ पर कंटिन्यूस का स्पेलिंग गलत है, अगेन मैनेजमेंट का भी गलत है। कि मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली अपने आप को पढ़ना चाहिए, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको पढ़ना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से ही आप फ्यूचर के आने वाले प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल है कैपिटल मार्केट का सिचुएशन, या डिमांड कौन से प्रोडक्ट की आपकी बढ़ेगी, फ्यूचर में कौन सी कम हो जाएगी। इससे आपका बिजनेस यूनिट पहले ही प्रॉपर प्लानिंग कर पाएगा और उस टाइम पे वो उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी कर पाएगा। एग्जाम्पल भी है कंप्यूटर्स की फील्ड में अब न्यू न्यू सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं और हार्डवेयर्स आ रहे हैं, इसकी वजह से आपके कंप्यूटर की फील्ड को बार बार अपडेट होना पड़ता है। इसी से आप एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट ला सकते हैं। सिंपल बात है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि ऑब्वियसली आप हैं ही, तो स्टूडेंट के लिए फर्स्ट रैंक लाना बड़ा इजी है, लेकिन उस फर्स्ट रैंक पे बने रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कंटिन्यूसली पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो मेनली दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल में आते हैं तीन, वो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉयज और मैनेजेरियल सिस्टम्स। जबकि एक्सटर्नल में इकोनॉमिक फैक्टर्स ही बहुत सारे हैं और कुछ उसके सिवा ये आपके 2 से लेके पॉइंट नंबर 6 तक ये कुछ अलग फैक्टर्स हैं, सबको एक एक करके समझेंगे। इंटरनल फैक्टर्स पे ध्यान दें तो इंटरनल फैक्टर्स जो हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये हम लार्जली कंट्रोल कर सकते हैं एज अ मैनेजर। कोई भी मैनेजर इसको कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे रीच में है, हम इस तक पहुंच सकते हैं, ये इंटरनल है, कंपनी के अंदर का है। ऐसे फैक्टर्स को हम चेंज भी कर सकते हैं जैसे हमको ज़रूरत लगे। एग्जाम्पल है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स या एम्प्लॉयज या उसका सिस्टम, सब कुछ चेंज हो सकता है अगर वो प्रॉब्लमेटिक है तो। दूसरा जो आता है वो है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में वो हैं जो आपके मोस्टली अंडर कंट्रोल नहीं होते, ठीक है। ये बाहरी फैक्टर्स होते हैं, बिजनेस जो को चेंज होना पड़ता है इन एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से। ऊपर इंटरनल वाले में क्या था कि हम उन फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, एक्सटर्नल वाले में क्या है कि हमको उनके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स को हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। एक-एक करके जानेंगे। तो ये देख लो, ये आपके इंटरनल फैक्टर्स का एक ये चार्ट इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इंटरनल फैक्टर्स वो हैं और इंटरनल ये हैं और एक्सटर्नल वो हैं। बीच में आपके आता है यहाँ पर बिज़नेस, बिज़नेस के आस-पास जो ये घूम रहे हैं ये सारे इंटरनल है और जो बाहर चल रहे हैं ये सारे
एक्सटर्नल है। ठीक है, चलो अभी एक्सटर्नल वाले में एक सबसे पहले वाले को समझते हैं, वो है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। बिजनेस डिसीजंस किसी भी सोसाइटी या कंट्री के, उनका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उस कंट्री की इकोनॉमी या सोसाइटी पे, है ना। जो भी आप डिसाइड करते हैं उसका आपकी अर्थव्यवस्था पे बड़ा असर पड़ता है। बिजनेस का डेवलपमेंट कितना है, कैसा है, और ये जो भी चीजें हैं ये डिपेंडेंट होती है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर। और ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आपके नीचे दिए हुए हैं। इकोनॉमिक मतलब देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए। सबसे पहला है वो है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करेगा और किस दिशा में काम करेगा, ये सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करता है। कैपिटलिस्ट है तो मतलब आपका फ्री ट्रेड है। ठीक है, दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, हमको पता है। एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट, और तीसरा होता है मिक्स्ड। इंडिया में मिक्स्ड है। तो कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के बारे में सोचते हैं, सरकार का कोई हाथ नहीं होता। मेजर डिसीजन सिर्फ प्रोड्यूसर ले रहा होता है और वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही डिसीजन ले रहा होता है। कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंटल इंटरवेंशन एकदम लो होता है, गवर्नमेंट बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करती। और इसका उल्टा करें अगर, तो सोशलिस्ट सिस्टम में ज्यादातर डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट लेती है और इंडिविजुअल यानी लोगों का उसमें हाथ बहुत कम होता है, नॉमिनल होता है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें दोनों सेक्टर्स हैं, मतलब इंडिया में बिजनेस की फ्रीडम भी है, साथ साथ में कहीं कहीं पर गवर्नमेंट का डोमिनेंस भी है, यानी कहीं कहीं पर गवर्नमेंट हमारी टांग अड़ाती भी है। तो इसलिए आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये आपके बिजनेस के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में बड़ा काम की चीज है। बी वाला देखें तो डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका कंट्री कितना डेवलप्ड है। तीन कैटेगरीज होती हैं, एक है डेवलप्ड, एक है डेवलपिंग, एक है अंडर डेवलप्ड। इंडिया कौन सा है, तो वो है डेवलपिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि अगर आपका कंट्री डेवलप्ड है तो बिजनेस स्ट्रक्चर फेवरेबल होगा, डेवलपिंग है तो भी फेवरेबल होगा। लेकिन अगर अंडर डेवलप्ड है तो ये बन जाएगा आपका अनफेवरेबल, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। डेवलप्ड कंट्री में ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम हाई होते हैं, सारे रिसोर्सेज डेवलप्ड होते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, स्कूल, हॉस्पिटल, एवरीथिंग इज डेवलप्ड। उन वहाँ के लोगों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, और इसमें आपके बिजनेस का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा। डेवलपिंग कंट्री वो है जहाँ पर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ रहे हैं, राइज हो रहे हैं। यहाँ पर आपका जो अभी का रिसोर्स है वो बढ़ रहा है, लिविंग ऑफ जो स्टैंडर्ड ऑफ पीपल है वो, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल यानी लोगों का रहना सहना वो भी बढ़ रहा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऐसे में आपकी बढ़ने लगती हैं, और सोशल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होता है जो बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं। अंडर डेवलप्ड में इनकम बहुत वीक होती है और ग्रोथ भी बहुत वीक होती है, इससे आपके बिजनेस का डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, आपके जो रिसोर्सेज हैं आपके पास उनको आप यूज ही नहीं करते, अनयूटिलाइजेशन मतलब यूज ही नहीं करते, या अंडर यूटिलाइजेशन मतलब बहुत कम यूज करते हैं, और इसलिए स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके बिजनेस के लिए भी एक रुकावट है, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए भी एक रुकावट है। सी ना वाला जो है वो है आपका सेक्टोरल ग्रोथ एंड इंटर सेक्टोरल कॉम्बिनेशंस, यानी आपके सेक्टर्स में, हमारे जैसे यहाँ पर तीन सेक्टर्स है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जिनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। तो ये आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम प्राइमरी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, इसमें बहुत सारा पॉपुलेशन का सेक्शन जो है यहाँ से अपना लाइवलीहुड अर्न करता है, यहाँ से अपने पैसे कमाता है। एग्रीकल्चर का सेक्टर अगर डेवलप कर रहा है इसका मतलब आपके डेवलप इकोनॉमी का भी बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं, तो अगर कोई ऐसे अगर होता है तो उसका मतलब वो इकोनॉमी एग्रेरियन कहलाएगी, मतलब मोस्टली पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इससे आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगा। मिनरल्स और मेटल्स जो हैं वो यूज होते हैं कहाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। तो फिजिकल गुड्स का जो प्रोडक्शन है, मैन पावर का भी वहां पर ज्यादा यूज होता है, इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस वहां पर आता है। तो इससे आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ग्रो करेंगी। सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज आती हैं किसमें, सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में हमें ये सारी सर्विसेज मिलती हैं। कौन कौन सी,
ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ और ये सारी चीज़ें। तो इन सब से हमारी इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी और इससे आपका डेवलपमेंट पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगा, यानी जितना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना डेवलप करेंगे। तो ज़्यादा टेंडेंसी आपकी किसकी तरफ होनी चाहिए? सर्विस सेक्टर की तरफ रादर देन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपकी बढ़ेंगी, लेकिन कोई भी सेक्टर जॉइंटली भी ग्रो हो सकता है। एग्जांपल है कि एग्रीकल्चर में आप डेवलपमेंट लाना चाहते हैं तो फर्टिलाइजर, गुड सीड्स, मैकेनाइजेशन या सर्विस सेक्टर को ला के उधर उसकी सर्विस ला के रखिए। तो ये सारी चीजों से आपका सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा और एग्रीकल्चरल यानी प्राइमरी सेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, कोई किसी एक के बिना रह नहीं सकता। और ये तीनों ही कि तीनों का डेवलपमेंट हमारे कंट्री के मतलब सॉरी दूसरे सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। तो सेक्टोरल चेंजेस जो लेके आ सेक्टोरल चेंजेस मतलब एक सेक्टर में जो चेंजेस आएंगे तो दूसरे सेक्टर में भी चेंजेस आएंगे, तो इससे आपके एनवायरनमेंट में जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसमें अच्छे चेंजेस आने की संभावना है। डी वाला है नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है और पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है तो पीसीआई बढ़ेगा, है ना। एग्जाम्पल इसका ले लो, मान लो किसी कंट्री में, इसको हम लिख करके बताते हैं, एक मिनट। मान लो किसी कंट्री में जो आपकी पॉपुलेशन है वो है आपकी 1000 लोग वहां पर रहते हैं, और वहीं पर आपकी जो नेशनल इनकम है वो 10,000 रुपए है। ठीक है, तो आपकी पीसीआई कितनी हो जाएगी? सिंपली दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 10 रुपए हो जाएगी। अभी इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए पॉपुलेशन अभी भी उतनी ही है, 1000 ही है, लेकिन आपकी नेशनल इनकम बढ़ करके हो गई 20,000, तो आपकी जो पीसीआई है वो कितनी हो जाएगी? आपके यहाँ 20 रुपीज हो जाएगी। तो ये जो आपका राइज हुआ, पॉपुलेशन में राइज नहीं हुआ लेकिन आपका नेशनल इनकम में राइज हुआ, तो उससे क्या होगा कि आपकी बिजनेस के लिए और अच्छी फेवरेबल चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट बात यह है कि जब आपके नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ेंगे तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। सपोज मेरी इनकम पहले 10 रुपए थी, अब वो 20 रुपए हो गई, तो मैं अच्छे गुड्स डिमांड करूंगी कि नहीं करूंगी? और ज्यादा बेसिक नेसेसिटीज भी वो खरीदेंगे जो बिजनेस के लिए अच्छा होगा। जब इनकम बढ़ती है तो अच्छे क्वालिटी के गुड्स लोग खरीदते हैं, लग्जूरियस गुड्स खरीदते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदते हैं, तो इन सब की डिमांड बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट आता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। आपको एक बात सिंपली इंडिया में पता है, इंडिया अनइक्वली ग्रो क्यों कर रहा है? रिच रिचर हो रहा है, पुअर पुअर हो रहा है। उसका सिंपल रीजन ये है कि नेशनल इनकम हमारे यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। इसका एक और एग्जांपल मैं बताऊं तो बारिश हमारे कंट्री में कहीं बहुत ज्यादा पड़ती है तो कहीं पड़ती ही नहीं है, तो वो भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे आपकी मनी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अलग अलग जो सेक्शंस हैं आपकी सोसाइटी के, उनमें नेशनल इनकम जो है सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। जितनी ज्यादा ये इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी उतना ज्यादा आपका लग्जूरियस और प्रेस्टिजियस गुड्स और सर्विसेज का डिमांड तो बढ़ेगा, लेकिन बेसिक गुड्स का और सर्विसेज का डिमांड जो है वो नहीं बढ़ पाएगा। तो सिंपल बात है, मान लो दो सेलर्स हैं, एक सेलर खाली लग्जूरियस और प्रेस्टिजियस गुड्स बेचता है बड़े बड़े कंपनीज के, और एक ऐसा है जो सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज की चीजों को बेचता है। तो बेसिक नेसेसिटी किसके लिए जरूरी है? सबके लिए जरूरी है, लेकिन अगर पुअर और हो जाएगा तो वो नहीं खरीद पाएगा, इसीलिए उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा। तो नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसका भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड पर बड़ा अच्छा खासा असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में आपके कितना आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है, क्या इन्फ्लेशन रेट है, क्रेडिट क्रिएशन कितना है, क्रेडिट क्रिएशन मतलब कितना बैंक्स लोन दे रही हैं, कितनी लोन उनके पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए एग्जांपल ले लें कि मान लो हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो हाउसेस की डिमांड बढ़ जाएगी, और सारी इंडस्ट्रीज जो हाउस से रिलेटेड है, एग्जांपल है सीमेंट, स्टील, फर्नीचर, सैंड, रॉ डस्ट और ब्रिक्स, ये सब इंडस्ट्रीज बढ़ जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी। फिर आता है आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी अगेन टैक्स स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट के खर्चे पे डिपेंड करती है। ऑब्जेक्टिव्स देखें, फिस्कल पॉलिसी के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है रिसोर्सेज और फैक्टर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करना।
दूसरा है रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना कि आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट हो सके। तीसरा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्राइमरी में दे दिया, ज़्यादा सेकेंडरी में दे दिया, वो नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है, लास्ट है, वो है आपका प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को स्टेबलाइज करना। इतनी ज़्यादा भी प्राइजेस नहीं जानी चाहिए तो उतनी कम भी नहीं जानी चाहिए। फिस्कल पॉलिसी में दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला कि टैक्स स्ट्रक्चर को कैसे इफेक्टिव बनाए, इंडिविजुअल के लिए भी, यूनिट के लिए भी और पूरी इंडस्ट्री के लिए भी। और दूसरा, पब्लिक एक्सपेंडिचर का असर इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कितना असर हो रहा है, यानी अगर पब्लिक ज़्यादा खर्चा कर रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे क्या असर हो रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा गवर्नमेंट हमारे खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और वो ऐसा कैसे करती है, महंगाई बढ़ा करके। इसके सिवा कुछ और फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल है रॉ मटेरियल, उसका सप्लाई, मशीनरी के कंपोनेंट्स, फाइनेंशियल फैसिलिटीज, मैन पावर और उसकी प्रोडक्टिविटी। मैन पावर मतलब तो जानते ही हैं आप लोग हमारे जो काम करते हैं और कैसे वो काम करते हैं, वो प्रोडक्टिविटी है। इन सब के भी हमारे फैक्टर्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। सोशल फैक्टर से हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, जो इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। होपफुली आपको ये लेक्चर जो है वो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो वीडियो है इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। नमस्ते।